दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की जयंती पर दिल्ली मंत्री प्रवेश वर्मा को भाई कहा और कहा कि वे दोनों मिलकर राष्ट्रीय राजधानी में सभी अधूरे कामों को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा, मुझे साहिब सिंह जी से बचपन से ही आशीर्वाद मिला है। वे भी शालीमार बाग से जीतकर मुख्यमंत्री बने थे। शालीमार बाग के लोग बहुत खुश हैं। लोग कहते हैं साहिब सिंह जी के बाद अब रेखा गुप्ता आई हैं। उनकी दृष्टि और कड़ी मेहनत की हर कोई सराहना कर रहा है। लोग कहते हैं नेता यदि होना हो तो साहिब सिंह जैसा हो। यह मेरी खुशी है कि मैं, रचना और परवेश एक ही स्कूल में पढ़े थे। हम दोनों भाई बहन परवेश और रेखा मिलकर उनके सभी अधूरे कामों को पूरा करेंगे। इससे पहले कल रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों को होली की बधाइयां पेश की। पेश है ये वीडियो। नमस्कार, आप सभी को मेरी ओर से होली के इस पावन पर्व की बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को असम के दरगांव में लचित बरफुकन पुलिस अकादमी के उद्घाटन के दौरान कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने बताया कि असम में हितेश्वर सैकिया के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें कांग्रेस सरकार द्वारा पिटाई खानी पड़ी थी। शाह ने कहा, हम इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगाते थे और मुझे भी असम में 7 दिनों तक जेल का खाना मिला था। आज असम विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमित शाह ने लचित बरफुकन पुलिस अकादमी को देश की सबसे बेहतरीन पुलिस अकादमी बनाने का वादा किया। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का आभार जताते हुए कहा, यह अकादमी देश में शीर्ष स्थान हासिल करेगी। इसके अलावा शाह ने असम में अपराध सजा दर को बढ़ाकर 25% करने का उल्लेख किया और कहा, यह जल्द ही राष्ट्रीय औसत को पार कर जाएगा। अमित शाह ने बताया कि मोदी सरकार असम में 3 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाने वाली है। साथ ही हाल ही में बिजनेस समिट में 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। इस दौरान असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी बताया कि अकादमी में एक वेपन सिमुलेटर होगा, जिससे पुलिस बलों को वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। अमित शाह असम और मिजोरम के 3 दिवसीय दौरे पे हैं और 16 मार्च को कोकराझार में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन ABSU के वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को राज्य सरकार पर बीरभूम जिले के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को लेकर कड़ा हमला बोला और इसे कानून व्यवस्था की स्थिति के बिगड़ने का सबूत करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए अधिकारी ने इस कदम को प्रशासन की असमर्थता की स्वीकारोक्ति बताया और दावा किया, न केवल बीरभूम बल्कि तमलुक, नंदकुमार और अन्य इलाकों में भी झड़पें हुई हैं। इंटरनेट सेवाओं पर यह प्रतिबंध न केवल राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि प्रशासन हालात को काबू करने में असमर्थ है। गुजरात के वडोदरा में एक भीषण हादसा हुआ, जिसमें नशे से धुत एक लड़के ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी कार दौड़ाई और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना वडोदरा के बाहरी इलाके में हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक नशे में धुत युवक ने अपनी कार को अत्यधिक तेजी से चलाते हुए नियंत्रण खो दिया। कार सड़क के किनारे स्थित एक पेड़ से टकरा गई और इसके बाद कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में सभी 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि युवक शराब के प्रभाव में था और तेज गति से कार चला रहा था, जो इस दुर्घटना का मुख्य कारण बना। पुलिस इस मामले में और गहराई से जांच कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को कर्नाटक सरकार के उस फैसले की कड़ी आलोचना की, जिसमें मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी परियोजनाओं में 4% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने इसे कांग्रेस की राजनीति से प्रेरित कदम बताया और इसके देशव्यापी प्रभाव को लेकर चेतावनी दी। प्रसाद ने कहा, यह मुद्दा कर्नाटक का है, लेकिन इसके देश भर पर प्रभाव होंगे। इससे कांग्रेस और राहुल गांधी की मानसिकता का भी पता चलता है। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि भाजपा धर्म आधारित आरक्षण के खिलाफ है और इसे असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा, हम इसे पूरी तरह असंवैधानिक मानते हैं। यह केवल सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जा सकता है, लेकिन सीधे किसी धार्मिक समुदाय को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट KTPP एक्ट में संशोधन किया, जिसके तहत मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी टेंडरों में 4% आरक्षण दिया जाएगा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने शनिवार को स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का निर्णय सरकारी ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण केवल मुस्लिमों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अल्पसंख्यक समुदायों और पिछड़ी जातियों के लिए है।
अभिनेता और राजनेता प्रकाश राज ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण पर हिंदी भाषा को लेकर की गई विवादित टिप्पणी का कड़ा विरोध जताया। पवन कल्याण ने हाल ही में कहा था कि हिंदी को भारतीयों की एकता के प्रतीक के रूप अपनाया जाना चाहिए और इसका प्रयोग देश भर में बढ़ाना चाहिए। इसके बाद प्रकाश राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पवन कल्याण की आलोचना करते हुए पोस्ट किया। प्रकाश राज ने लिखा, हमें अपनी मातृभाषा के साथ सम्मान और आत्मगौरव के साथ जीने का अधिकार है और हमें किसी अन्य भाषा को थोपने की जरूरत नहीं है। यह किसी अन्य भाषा से नफरत करने का मामला बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक पहचान और आत्मसम्मान को बचाने का सवाल है। आज बॉलीवुड के मशहूर रैपर और सिंगर यो-यो हनी सिंह का जन्मदिन है। हनी सिंह, जिनकी आवाज़ और संगीत ने युवा पीढ़ी को दीवाना बना दिया, आज अपने 42वें जन्मदिन पर सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी और उनके हिट गानों की यादें ताज़ा की। हनी सिंह के जन्मदिन पर उनके दोस्तों और परिवारों ने भी उन्हें खास तरीके से विश किया। वे बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे प्रभावशाली आर्टिस्ट में से एक माने जाते हैं। आज आलिया भट्ट ने अपना जन्मदिन मनाया और इस खास मौके पर उनकी मां सोनी राजदान ने एक इमोशनल कविता शेयर की। सोनी ने आलिया को लेकर अपनी भावनाओं को कविता में पिरोया और लिखा, तुम मेरे दिल का हिस्सा हो और हमेशा मेरी प्रेरणा रहोगी। आलिया ने इस प्यारे संदेश के लिए मां को धन्यवाद किया। साथ ही सोशल मीडिया पर आलिया को उनके फैंस और परिवार से ढेर सारी शुभकामनाएं मिली। अक्षर पटेल को दिल्ली कैपिटल्स डीसी ने आईपीएल 2025 के लिए अपनी टीम का कप्तान नियुक्त किया है। इस निर्णय के बाद अक्षर पटेल दिल्ली कैपिटल्स के प्रमुख खिलाड़ी और कप्तान के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। अक्षर पटेल, जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर और गेंदबाज हैं, ने पहले भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया है और टीम की सफलता में अहम भूमिका निभाई है। उनका नेतृत्व इस सीजन में दिल्ली के लिए एक नई दिशा दे सकता है, खासकर जब टीम को उनके अनुभव और मैदान पर शांत और सटीक निर्णय लेने की क्षमता की आवश्यकता होगी। कप्तान बनने के बाद पटेल ने कहा कि यह उनके लिए एक बड़ा सम्मान है और वह टीम को जीत दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उनकी कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स के फैंस को एक नई उम्मीद और जोश देखने को मिल रहा है।